हाय गाइज। जो एसएससी जीडी कांस्टेबल जीडी की जो वैकेंसी थी, जिसमें सेंटर आर्मर्ड पुलिस फोर्स, सीआईपीएफ, एसएसएफ एंड राइफलमैन जीडी इन असम राइफल एग्ज़ाम 2024 था, उसमें बहुत बड़ा बदलाव किया गया है। तो वीडियो को बिना स्किप किए कंटिन्यू देखते रहिएगा, ताकि जो बदलाव है मैं आपको बता सकूं। और स्किप करोगे तो पता नहीं चलेगा का क्या बदलाव हुआ है। तो ये नोटिफिकेशन था 24/11/2023 का। इसमें कांस्टेबल जीडी आर्मर्ड पुलिस फोर्स, जैसे कि मैंने बताया है पहले ही, 2024 का एग्ज़ाम रहेगा। ये डेट इसका सबमिशन ऑनलाइन है, 24/11/23 से 31/12/23 तक चल रहा है। और इसका लास्ट डेट एप्लीकेशन का रहेगा, वो भी 31/12/2023 तक, 2300 आवर्स तक रहेगा। लास्ट डेट टाइम मेकिंग ऑनलाइन फीस का रहेगा 1/1/2024 तक, मतलब फीस आप एक दिन बाद में जमा कर सकते हैं। डेट ऑफ विंडो फॉर एप्लीकेशन फॉर्म करेक्शन एंड ऑनलाइन पेमेंट ऑफ करेक्शन चेंज। अगर आपका कोई प्रॉब्लम करेक्शन हो तो आप 4 तारीख से लेकर 6 जनवरी तक आप इसको करेक्शन कर सकते हैं। कोई चेंज करना होगा तो शेड्यूल ऑफ कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम फरवरी मार्च 24 में। इसकी जो एग्ज़ाम है पहले लिखित में होती थी, ये काफ़ी बड़ा अपडेट है। पहले ये लिखित में होती थी, लेकिन अब इसको क्या होगा, कंप्यूटर बेस्ड कर दिया गया है। और गवर्नमेंट स्ट्रेव्स टू हैव वर्क फोर्स विच रिफ्लेक्ट जनरल। ये देखो, इसमें दे रखा है कौन कौन सी फोर्स रहेगी। तो क्या क्या बोल रहा है, कांस्टेबल जनरल ड्यूटी बॉर्डर बीएसएफ का रहेगा, सीआरपीएफ सीआईएसएफ रहेगा, आईटीबीपी का रहेगा, एसएसबी रहेगा, एसएसएफ जो कि सेक्रेटरीट सिक्योरिटी फोर्स जिसको बोलते हैं, राइफलमैन जनरल ड्यूटी इन असम राइफल एआर। द रिक्रूटमेंट प्रोसेस विल बी कंसिड ऑफ कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम। देखो, सीबीई एग्ज़ाम होगा, उसके बाद फिजिकल पीएसटी होगा, उसके बाद पीईटी होगा, उसके बाद मेडिकल एग्जामिनेशन होगा, उसके बाद डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होगा। क्या कई में डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन पहले कर लेते हैं, लेकिन इसमें डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन सबसे लास्ट में होगा। पहले कंप्यूटर एग्ज़ाम लेंगे, फिर फिजिकल करेंगे, फिर पीईटी, फिर मेडिकल एग्जामिनेशन करवाएंगे। एग्ज़ाम जो होगी वो एसएससी वैकेंसी के तहत एमएचए के अंडर में होगी, और एप्लीकेशन ऑनलाइन ही एक्सेप्ट होंगे, ऑफलाइन नहीं होंगे। और इसका जो कंप्यूटर एग्ज़ाम जो है 13 रीजनल लैंग्वेज विज असैम्स बंगाली। इसमें जो लैंग्वेज 13 लैंग्वेज है, हिंदी इंग्लिश के अलावा, हिंदी इंग्लिश के अलावा जो 13 लैंग्वेज है उसमें इसकी एग्ज़ाम होगी। जैसे असमी हो गई, बंगाली हो गई, असमी, बंगाली, गुजराती, कन्नड़ा, कोंकणी, मलयालम, मणिपुरी, मराठी, ओडिया, पंजाबी, तमिल, तेलुगु और उर्दू, इनमें इनकी एग्ज़ाम होगी। और फिजिकल पीएसटी में फिजिकल पीएसटी डिटेल्स मेडिकल एग्जामिनेशन होगा, उसके बाद ही आपको सीएपीएफ ये पीए जो एग्ज़ाम केवल एसएससी करवाएगी। बाकी पूरा जो है पीएसटी, पीईटी, डीएमई, आरएमई, ये सीएपीएफ के अंडर में होगी। कलेक्शन रिक्वायरमेंट एलिजिबल, ये सभी डॉक्यूमेंट्स जो है सीएपीएफ के अंडर में हैंड ओवर कर दिया जाएगा एसएससी के द्वारा। और जो वैकेंसी ऑफ कांस्टेबल जीडी एसएसएफ विल बी फिल्ड टू बेसिस वेयर द वैकेंसी ऑफ सीएपीएफ। जो एसएसएफ की और असम राइफल की, उनको भी कंडक्ट ये सीएपीएफ ही करवाएगी। मतलब सीआरपीएफ को दे देते हैं या सीएसएफ को दे देते हैं, एसएसबी को दे देते हैं, ऐसे हर बार डिटेल कर देते हैं। इस बार सीआरपीएफ के पास था जो लास्ट टाइम वाला एग्ज़ाम हुआ था। इस बार देखते किसको देते हैं। उससे पहले सॉरी, इस बार एसएसबी के पास था, उससे पहले सीआरपीएफ के पास था। और उसमें कोई कोर्ट केसेज वगैरह नोटिफिकेशन होगा, वो भी उसी टाइम आपको सीआरपीएफ के जो अधिकारी हैं उनके द्वारा बता दिया जाएगा।
और इसका पे स्केल देख लेते हैं। पे लेवल थर्ड में आता है ये 21,700 से 29,100। ये देखो नया पे स्केल के अनुसार दिया गया है। पहले 2,000 रुपये ग्रेड पे था, अब इसको पे लेवल थर्ड में 21,700 से 69,100। वैकेंसी का डिटेल ऐसे रहेगा। बीएसएफ में SC/ST मेल का जो है, बीएसएफ में मेल का है SC के लिए 735 पद, ST के लिए 467, OBC के लिए 1,028, EWS के लिए 1,025, अनरिजर्व के लिए 1,956, टोटल 5211, CISF के लिए 1,506, ST के लिए 974, OBC के लिए 2196, EWS के लिए 1,086। तो ये वीडियो लंबा हो जाएगा, आप यहाँ देख सकते हैं। देखो टोटल वैकेंसी मेल के लिए 23,347 और फीमेल के लिए 26,146। लगभग फीमेल का जो वैकेंसी इसमें ज़्यादा निकला है, तो फीमेल के लिए ज़्यादा अपॉर्चुनिटी दी गई है। फीमेल की वैकेंसी यहाँ ज़्यादा है, इसलिए फीमेल कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। जो इसमें जो टाइम टेबल दिया गया है वो चेंज किया जा सकता है किसी भी टाइम पे। इसके लिए आप कोई नहीं कर सकते, दावा नहीं कर सकते हैं। 10% जो एक्स सर्विसमैन के लिए अलग से कोटा दिया गया है। और वैकेंसी जो है CIPF कैंडिडेट जो इसमें पूरा वेरिफिकेशन होगा, पूरा CIPF के जो अंडर में होगा तो पूरा वेरिफिकेशन होगा। देखो मेडिकल एग्जामिनेशन वगैरह, फोटो प्रोसीजर, डॉक्यूमेंट्स वगैरह पूरा चेक CIPF के अंडर में ही होगा। इसके बाद देखो नेशनलिटी क्या है, इंडियन होना चाहिए। कैंडिडेट में सिटीजन ऑफ इंडिया का सिटीजन होना चाहिए। वैक्सीन हो CIPF, IR, स्टेट, UT। अगर कोई कैंडिडेट अदर कंट्री से है तो अप्लाई कर सकता है, लेकिन उसके लिए सर्टिफिकेट होना चाहिए। एज लिमिटेशन क्या दिया गया है, 28 से 23 ईयर्स होना चाहिए। उसका जन्म क्या है 1/1/2024 तक, मतलब 1 जनवरी 2024 तक जिस कैंडिडेट का 18 से 23 वर्ष के बीच में उम्र है वो इसके लिए अप्लाई कर सकता है। कैंडिडेट शुड नॉट बी बोर्न, कैंडिडेट जो है 2 जनवरी 2001 से पहले और इसके बाद 1 जनवरी 2006 के बाद का जन्म नहीं होना चाहिए। परमिशन रिलेशन क्या रहेगा इसमें, SC/ST के लिए 5 ईयर्स रिलैक्सेशन रहेगा, OBC के लिए 3 ईयर्स और एक्स सर्विसमैन के 3 ईयर्स आफ्टर डेडिकेशन ऑफ दम। ये मतलब जब वो छोड़ देता उसके बाद 3 ईयर्स उसका एक्सेल काउंट किया जाएगा। और जो जिसके डिपेंडेंट हैं EWS वगैरह के 1984 में जिनकी डेथ हो गई गुजरात किल्ड में, गुजरात में जो हुआ था वार, उसमें के मर गया हो, उसके बच्चों के लिए क्या है, डिपेंडेंट के लिए है क्या है 5 ईयर्स की छूट है। और वो बच्चे जिनके 2002 में जो उसके चिल्ड्रन डिपेंडेंट विक्टिम किल्ड से 1984 राइट्स है, कॉम्युनल राइट्स। OBC के जो हैं उनके लिए 8 ईयर्स। देखो गुजराती किल्ड में मारे गए थे उनका EWS के लिए 5 ईयर्स है और OBC के लिए 8 वर्ष है। और चिल्ड्रन एंड विक्टिम्स ऑफ ये 10 ईयर्स के लिए किसका है, किल्ड। और SC/ST के जो कैंडिडेट हैं जो गुजरात किल्ड एक्शन में मारे गए थे उनके लिए 10 ईयर्स का छूट है। इसके डेट ऑफ बर्थ फील्ड कैंडिडेट द ऑनलाइन एप्लीकेशन, जब ऑनलाइन एप्लीकेशन फिल्ड करोगे तो क्या है कि वो डेट ऑफ बर्थ है वो 10वीं की कक्षा के जो सर्टिफिकेट होता है उसी के अनुसार होना चाहिए। अगर वो उसके अनुसार नहीं रहेगा तो वो फेल्ड माना जाएगा। आपको जब ये है पीरियड कॉल फॉर सर्विस सर्विस में नॉर्मल पुलिस एज रिलेशन का, अगर कोई सर्विस में है CIPF में तो एज रिलेशन का एक सर्टिफिकेट देगा। क्या होता है कि सर्विस CIPF में रहता है, जैसे सफाई कर्मचारी धोबी कुक वगैरह होते हैं, वो क्या होता है इसमें आना चाहते हैं और उनका एज ज़्यादा हो गया तो वो एज रिलेशन अपनी यूनिट से बना के उसमें सबमिट करेंगे। कैंडिडेट वर्किंग ऑफ आर्म्ड फोर्स वर बिकॉज एलिजिबल फॉर अप्लाइंग सिविल पोस्ट ओनली व्हेन द कंप्लीट्स ऑफ prescribed period armed force service within a year last date of receiving application of the connecting with special recruitment examination etc.
प्रेस्क्राइब्ड कॉम्पिटेंट अथॉरिटी, मतलब जो आर्म सर्विस में हैं वो एक अलग से दिया गया है कि अपेंडिक्स 5A और 5B दिया गया है, उनके लिए वो भरवा के अपने लाएंगे अपने अधिकारियों से, हेड ऑफ ऑफिस से। एग्जाम्शन रहेगा एक्स सर्विसमैन के लिए, पर्सन हुआ है वो सर्विड, अगर कोई भी एक्स सर्विसमैन है जैसे आर्मी में, नेवी में, एयरफोर्स में है या इंडियन यूनियन के अंडर में काम किया है, तो उनके लिए एक अलग से छूट दी गई है। वो इधर है वी रिटायर्ड टू रिलेशन डिस्चार्ज सर्टिफिकेट उनके लिए चाहिएगा। उसके लिए उसके बाद मेडिकल ग्राउंड में है, और मेडिकल ग्राउंड में निकाला गया हो और वो पेंशन ले रहा हो, अवार्डेड मेडिकल ऑफ अदर डिसीज पेंशन, वो भी इसके लिए अप्लाई कर सकता है। ये ऐसे वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा गाइस, तो हम चलते हैं। मेन बातें बता देता हूँ, अगर आपको चाहिए तो नोटिफिकेशन में वीडियो के उधर डाल दूँगा। तो जो मेन वीडियो में वो बता देता हूँ आपको, मेन पॉइंट क्या क्या है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या है इसमें, 1 जनवरी 2024 तक क्या होना चाहिए, द कैंडिडेट पास मैट्रिक 10th पास होना चाहिए बस। किसी भी बोर्ड यूनिवर्सिटी से वो 10th पास होना चाहिए 1 जनवरी 2024 तक। कैंडिडेट हु नॉट एजुकेशन क्वालिफिकेशन, अगर ये एजुकेशन है तो वो एलिजिबल नहीं रहेगा 10th पास। उसके बाद जो एनसीसी के जो सर्टिफिकेट करेंगे उनको 5% रिलैक्सेशन रहेगा, एनसीसी बी सर्टिफिकेट वालों के लिए 3%, और एनसीसी ए सर्टिफिकेट के लिए 2% की इनकी मैक्सिमम मार्क्स उनको दिया जाएगा। द बेनिफिट ऑफ इंसेंटिव बोनस मार्क्स विल ओनली provided to a candidate who have obtained for bonus mark incentive of NCC certificate in the online application, and the candidate has not indicated that he is NCC certificate holder. Online application form submission change in the status of not allowed. अगर जो कार्मिक एनसीसी सर्टिफिकेट ले रखा है और उसने ऑनलाइन में सबमिट नहीं किया है तो उसका ये अलाउड नहीं होगा। तो क्या होता है, ऑनलाइन सबमिट करना ज़रूरी होता है, क्योंकि हमें नंबर मार्क्स जो है एग्ज़ाम में चाहिए ना, नहीं कि फिजिकल पीटी वगैरह में। तो एग्ज़ाम के लिए चाहिए तो आपको 2 नंबर बोनस दिया जाएगा अगर आप ऑनलाइन उसको सबमिट करते हैं तो। अप्लाई कैसे करना है, अप्लाई मस्ट बी सबमिटेड। अप्लाई के लिए आपको ssc.nic.in पे जाएंगे या फिर sarkari-result.com पे जाएंगे, तो वहाँ पर मिलेगा आपको ये पूरा अनेक्सर 1 भरना है, आपको अनेक्सर 2 भरना है। मैं आपको आगे बताऊंगा कि कैसे स्टेप बाय स्टेप भरना है। ऑनलाइन फॉर्म आपको वहाँ दिखेगा, तो कैसे भरना है मैं बताऊंगा। ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म कैंडिडेट, इसका जो फोटोग्राफ रहेगा वो जेपीजी में 20 KB से 50 KB के बीच में रहेगा, और फोटो का जो साइज़ है 3.5 सेंटीमीटर विड्थ और 4.5 सेंटीमीटर हाइट रहना चाहिए। जो फोटो है वह है 3-5 सुप्रीम कोर्ट राइट। ऑनलाइन सबमिशन 31 तारीख से पहले होना चाहिए, मैं आपको पहले बता चुका हूँ। एप्लीकेशन फ़ीस रहेगा 100 रुपीज़, 100 रुपीज़। और जो वुमेन कैंडिडेट एंड कैंडिडेट बिलोंग SC/ST और एक्स सर्विस ESW एलिजिबल रिजर्व आर एग्जेम्प्टेड पेमेंट फीस। जो कैंडिडेट SC/ST और ESM मतलब एक्स सर्विसमैन जो हैं उनके लिए फीस में छूट रहेगी, उनको फीस पेमेंट नहीं करना है। फी कैन पेड ऑनलाइन, फीस जो होगी ऑनलाइन होगी, भीम UPI नेट बैंकिंग वीज़ा मास्टर कार्ड मास्टर और रुपी कार्ड क्रेडिट कार्ड से कैसे भी आप पेमेंट कर सकते हैं, जो कि 1 जनवरी 2024 तक हो सकती है। अगर आप फीस पेमेंट नहीं करेंगे तो आपका फॉर्म रिजेक्ट कर दिया जाएगा। विंडो जो है 4 जनवरी से लेके 6 जनवरी तक आप इसको करेक्शन कर सकते हैं। इसके बाद करेक्शन चार्ज एक बार जो आपको पैड किया जाएगा कर लिया जाएगा तो रिफंड कर दिया जाएगा।
इसके बाद सेंटर एग्जामिनेशन कहाँ कहाँ होंगे। ये एसएससी के जो एग्ज़ाम सेंटर ही हैं, देखो बिहार उत्तर प्रदेश के दिए गए हैं फर्स्ट में, फिर उड़ीसा सिक्किम वेस्ट बंगाल अंडमान निकोबार दिए, आइसलैंड वगैरह के दिए हैं, फिर इधर लक्षद्वीप कर्नाटका केरला का, मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ का, अरुणाचल प्रदेश असम मणिपुर मेघालय मिजोरम नागालैंड त्रिपुरा का है, फिर दिल्ली राजस्थान उत्तराखंड का, उसके बाद चंडीगढ़ हरियाणा हिमाचल प्रदेश जम्मू कश्मीर लद्दाख एंड पंजाब आंध्र प्रदेश पौंडीचेरी तमिलनाडु एंड तेलंगाना। इसके बाद दादर नगर हवेली दमन दीव गुजरात एंड महाराष्ट्र है। और जब एग्ज़ाम में आप पास हो जाओगे तो उसके बाद आपको CAPF का जो एग्ज़ाम सेंटर होगा वो आपको बताया जाएगा, वहाँ पे आपका PhD PET डॉक्यूमेंट मेडिकल वगैरह होगा। और एग्ज़ाम में क्या क्या आएगा, एग्ज़ाम में रहेगा जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, टोटल 20 क्वेश्चन रहेगा, मैक्सिमम मार्क 40 रहेगा। एक क्वेश्चन रहेगा उसका 2 मार्क्स रहेगा, मतलब क्वेश्चन 80 रहेंगे, 2 मार्क्स ईच का रहेगा, मतलब 80 क्वेश्चन तो 160 नंबर का रहेगा, तो 20 मार्क्स का देखो जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग रहेगा, 20 मार्क्स का 40 मार्क्स हैं। फिर जनरल नॉलेज एंड जनरल अवेयरनेस 20 नंबर 20 क्वेश्चन 40 मार्क्स, एलिमेंट्री मैथमेटिक्स 20 मार्क्स 40 नंबर का, इंग्लिश और हिंदी 20 क्वेश्चन 40 मार्क्स का, और इसमें टाइम रहेगा 60 मिनट। तो क्वेश्चन रहे 80 और टाइम रहा 60 मिनट, मतलब 1 घंटा। ऑल क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव टाइप में रहेंगे, जिसमें आपको पहले बता दिया है कि हिंदी इंग्लिश के अलावा 13 भाषाएं और हैं। और देखो इसमें माइनस मार्किंग भी है 0.25 मार्क्स की, अगर एक रॉन्ग क्वेश्चन हो तो 25 मार्क्स आपका रिड्यूस कर दिया जाएगा। टेंटेटिव आंसर की जो कंप्यूटर पर रहेगा एग्ज़ाम, उसका दूसरे दिन आपको क्या है इसका एग्ज़ाम आंसर की डाल दिया जाएगा, जो कि फाइनल होगा। कमीशन के डिसीजन के अनुसार ये बाद में डाला जाएगा। कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम लेवल है, इसमें मॉक टेस्ट कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम हैज़ बीन प्रोवाइड ऑन द वेबसाइट टू कैंडिडेट नोट भी, ये पता ही आपको एग्ज़ाम देने जाते हैं तो इसमें मोबाइल वगैरह अलाउ नहीं होता है। जनरल एंड रीजनिंग एनालाइज एप्टीट्यूड एंड एबिलिटी, इसमें जनरल नॉलेज में दिया गया है क्या क्या क्वेश्चन है इसमें पूछ सकते हैं, एनवायरनमेंट वगैरह से संबंधित है, डेज से कल्चर ज्योग्राफी इकोनॉमिक स्कीम जनरल पॉलिटिकल इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन साइंटिफिक रिसर्च वगैरह। अलाइनमेंट में द पेपर इंक्लूडिंग टू नंबर सिस्टम रहेगा, कंप्यूटेड नंबर सब, लॉस डिस्काउंट ये इंग्लिश हिंदी में रहेगा। जो हिंदी का कैंडिडेट है वो हिंदी में दे सकते हैं, इंग्लिश वाले इंग्लिश में। एबिलिटी बेसिक कंप्रेंशन एंड टेस्ट रहेगा, फिर PhD रहेगा, PET रहेगा। इसके बाद एक्स सर्विसमैन के लिए भी वही सेम है, फिजिकली PET क्लियर करने के बाद वन रिपोर्टिंग फीमेल कैंडिडेट PhD फिजिक्स स्टैंडर्डाइज्ड PET फॉर सेल्फ डिक्लेरेशन इंक्लूडिंग अपॉन द प्रेगनेंसी स्टेटस फॉर सबमिटेड। अगर कोई महिला कैंडिडेट है और प्रेगनेंसी है तो उनसे एक सर्टिफिकेट लिया जाएगा। फिजिकली स्टैंडर्ड PhD में क्या क्या होगा, मेल के लिए 170 सेंटीमीटर हाइट होना चाहिए, फीमेल के लिए 157 सेंटीमीटर, और नीचे जो अलग कैंडिडेट उनके लिए है, ऑल कैंडिडेट बिलोंग ST के लिए उनको मेल कैंडिडेट के लिए 162.5 और सेंटीमीटर में रहेगा 150 सेंटीमीटर, और एनी स्टेट के उनके लिए 157 सेंटीमीटर
सॉरी 147.5 सेंटीमीटर और मेल के लिए 157 सेंटीमीटर। और जो देखो ये गाइस, ये सभी के लिए दे रखा है अलग अलग, मेल के लिए, फिर फीमेल के लिए कश्मीर वालों के लिए 165, फीमेल के लिए 155, फिर मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम, त्रिपुरा के हैं उनके लिए मेल के लिए 162.5 और फीमेल के लिए 152.5 सेंटीमीटर होना चाहिए। शेष जो रहेगा, मेल कैंडिडेट शुड हैव फॉलोइंग स्टेज। मेल के लिए क्या है कि 80 सेंटीमीटर बिना फुलाई होना चाहिए और मिनिमम इनका जो फुलाने का डाया होगा 5 सेंटीमीटर तक होना चाहिए। और जो एसटी कैंडिडेट है उनको 76 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर का इनका फुलाव होना चाहिए चेस्ट का। और जो हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, यूटीज़ और असम के हैं उनको 78 और 5 सेंटीमीटर का फुलाव होना चाहिए। नॉर्थ ईस्ट, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम के हैं उन कैंडिडेटों के लिए 77 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर का फुलाव होना चाहिए। और वेट प्रॉपर हाइट और हाइट के अनुसार, एज के अनुसार ही वेट किया जाएगा। वीडियो लंबा हो जाएगा इसलिए मैं शॉर्ट में बातें बता दे रहा हूँ। मेडिकल में आपका डेट, जो आपका DOB है, डेट ऑफ बर्थ है, वो मैट्रिक एग्ज़ाम के अनुसार होना चाहिए। डोमिसाइल सर्टिफिकेट, अगर आपका NCC है, अभी मेडिकल एग्जामिनेशन के टाइम ही चेक होगा। ये सब चेक होने के बाद आपका सर्टिफिकेट दिया जाएगा पास या फेल का। उसी टाइम जो कैंडिडेट पास होगा उनको उसी टाइम पास का सर्टिफिकेट दे दिया जाएगा। डेट ऑफ बर्थ का प्रूफ रहेगा आधार कार्ड, वोटर ID कार्ड, ड्राइवर लाइसेंस, पैन कार्ड, पासपोर्ट, ID कार्ड, एग्जाम, सर्विसमैन, एनी अदर। ये फ़ोटो कॉपी आपको साथ के ले आने पड़ेगी सभी की। आपको मार्कशीट भी साथ होनी चाहिए, कैटेगरी सर्टिफिकेट भी साथ लेके आना पड़ेगा जब आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। अनरिजर्व के लिए 30%, OBC EWS के 25%, ऑल अदर के लिए 20% इसमें छूट की गई है। और इसके बाद NCC सर्टिफिकेट आपको बताया दिया 2%, 3% और 1% की छूट वाला। इसके बाद आपको कैंडिडेट शुड बी वेरी केयरफुली, आपको ये जो फॉर्म है केयरफुली भरना है। लास्ट डेट 31 तारीख आपको बता ही दिया है, तो ध्यान से भरिएगा। कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम, कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन, डेट ऑफ बर्थ कैंडिडेट है। इसके बाद इसमें क्या दिया, ये भी अब देखो इसका प्रोसीजर फाइल अप करने का क्या है। अप्लाई करने के लिए द प्रोसीजर फिलिंग द ऑनलाइन एप्लीकेशन रहेगा। 1 टाइम रजिस्ट्रेशन आपको करना होगा। ऐसे SSC की साइट पे जाके ऑनलाइन एप्लीकेशन भरना होगा। पार्ट 1 में क्या आएगा, 1 टाइम रजिस्ट्रेशन में आपको पूरा अपना डिटेल भरना है। फॉर्म एग्जामिनेशन केयरफुली बिफोर फिलिंग आपको ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन फॉर्म एप्लीकेशन फॉर्म रहेगा। और मोबाइल नंबर डालना जिस पे OTP आएगा, ईमेल ID पे OTP आएगा, आधार नंबर। यदि आधार नंबर अवेलेबल नहीं है तो अदर कोई ID जैसे वोटर ID, पैन, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, स्कूल कॉलेज ID, एम्प्लॉयर ID, कोई ना कोई ID इसमें सबमिट करना है। रोल नंबर, पासिंग ईयर ऑफ द 10th का मार्कशीट है, उसमें पासिंग कौन से बोर्ड से किया है, क्या रोल नंबर है, वो आपको भरना पड़ेगा। डिसेबिलिटी नंबर, अगर कोई पर्सन बेंचमार्क डिसेबल्ड है तो वो उसमें रजिस्ट्रेशन करना है 1 टाइम पासवर्ड में। 1 टाइम रजिस्ट्रेशन, क्लिक रजिस्ट्रेशन नाउ, लिंक क्लिक, ये इसमें लिंक है, इस पे जाके आप वहाँ से 1 टाइम पासवर्ड रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं।
बेसिक डिटेल, एडिशन एंड कॉन्टैक्ट डिटेल, डिक्लेरेशन फॉर्म रहेगा, ये आपको उसमें सबमिट करना है। वन टाइम रजिस्ट्रेशन प्लीज फॉलोइंग स्टेज फ्यूज आधार नंबर, नाम, फादर नेम, मदर नेम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, कैटेगरी आर रिक्वायर्ड। फर्स्ट जो वन टाइम रजिस्ट्रेशन रहता है उसमें होना चाहिए, मिसमैच नहीं होना चाहिए। प्रोवाइड इन्फॉर्मेशन, आधार नंबर, आइडेंटिटी कार्ड का भी इसमें इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। फिल इन द योर मदर नेम, मैट्रिकुलेशन जो 10th का सर्टिफिकेट उसके अनुसार, मदर फादर का नाम, खुद का नाम 10th के सर्टिफिकेट के अनुसार होना चाहिए। 5 कॉलम में डेट ऑफ बर्थ जो मैट्रिक 10th की सर्टिफिकेट है उसके अनुसार ही होना चाहिए। और उसमें कब आपने उसमें कब पास किया, रो नंबर, कौन से बोर्ड से किया, कौन से ईयर में पास किया, वो इन्फॉर्मेशन होना चाहिए। योर जेंडर, क्या जेंडर आपका फेल फीमेल का है, वो प्रोवाइड इन्फॉर्मेशन अबाउट योर लेवल, एजुकेशन क्वालिफिकेशन का जो लेवल है वो आपको प्रोवाइड करना है। और उसके मोबाइल नंबर देना है जो आप जिस पे OTP आ सके, आपका मोबाइल नंबर होना चाहिए। ईमेल आईडी आपका होना चाहिए। परमानेंट एड्रेस, ये पूरी डिटेल क्या है वन टाइम पासवर्ड में आपको भरना है। उसके बाद आपको सबमिट फिर आपको एक डिक्लेरेशन फॉर्म लास्ट में आता है कि आपने जो जानकारी भरी है वो सही है और आपने अपने तथ्य के अनुसार भरी है वो सही है, और फाइनल सबमिशन करना है। आपको OTP आएगा, आपके मोबाइल पे OTP सबमिट कर देना है। OTP जैसे सबमिट करोगे तो आपको आफ्टर बेसिक इंफॉर्मेशन रजिस्टर प्रोसेस नोट कम्प्लीटेड 48 डेज विल बी। आपका ये बेसिक डिटेल क्लियर होने के बाद आपका ये फॉर्म जैसे अपेंडिक्स है जो बता रहा था, जब वन टाइम पासवर्ड आपका सबमिट हो जाएगा तो आपके पास ये फॉर्म आपके सामने ओपन हो जाएगा। देखो बेसिक डिटेल वाला, अगर इसमें कोई एडिट करना चाहते हैं आप एडिट कर सकते हैं, नहीं तो आपकी डिटेल यहाँ पर आपको जब वन टाइम पासवर्ड भर जाता है तो उसमें आपको ये पूरा डिटेल दिखाता है। जैसे आधार नंबर यहाँ वेरीफाई हो जाता है। टाइप ऑफ ID कार्ड क्या था, वोटर ID है कि क्या आधार कार्ड है, यहाँ ID नंबर आ जाता है, नाम आ जाता है, वेरिफिकेशन नाम आ जाएगा। है चेंज नेम में कोई चेंज नहीं है तो आगे चलते रहेंगे। फिर न्यू नेम चेंज, अगर नाम चेंज है तो यहाँ पर करेंगे, दूसरा नाम डालना होगा। फादर मदर का नाम आ जाएगा, वेरिफिकेशन करना होगा। मदर का नाम आएगा, मदर का नाम भरने के बाद वेरिफिकेशन होगा। डेट ऑफ बर्थ वेरीफाई होगा, डेट ऑफ बर्थ डालेंगे, डेट ऑफ बर्थ वेरीफाई होगा। मैट्रिकुलेशन का एक एजुकेशन बोर्ड आएगा, वेरिफिकेशन एजुकेशन बोर्ड आपको वेरीफाई करना होगा। रो नंबर, फिर रो नंबर वेरीफाई होगा। ईयर पासिंग, फिर ईयर वेरिफिकेशन होगा। हर चीज़ का वेरीफाई करना ज़रूरी है। उसके बाद आपका जेंडर मेल वेरीफाई होगा, मेल। फिर लेवल एजुकेशन होएगा, कौन सा एग्ज़ाम दिया। मोबाइल नंबर वेरिफिकेशन होगा, मोबाइल नंबर डालोगे, फिर ईमेल आईडी डालोगे, ईमेल आईडी वेरिफिकेशन होगा। और उसके बाद आपका स्टेट रहेगा, बस उसके बाद सेव कर देना। सेव करने के बाद नेक्स्ट स्टेप आ जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में आपको क्या करना है, कैटेगरी भरना है, क्या कैटेगरी है आपकी, जनरल, EWS, OBC, ST SC वेरिफिकेशन करना है। फिर नेशनलिटी क्या है, इंडियन है कि अदर है। आइडेंटिफिकेशन मार्क रहेगा, आर यू पर्सन ऑफ बैंड मार्क है कि वो देना पड़ेगा। टाइप और डिसेबिलिटी, कौन सी डिसेबिलिटी है, VH ब्लाइंडनेस एंड लो विजन है। HH डिफाइंड हैंड हेयरिंग है। OH लोकोमोटर डिसेबिलिटी है। डिसेबिलिटी का सर्टिफिकेट नंबर आपको डालना होगा, परमानेंट एड्रेस डालना होगा, UT पिन नंबर पूरा डिटेल, परमानेंट एड्रेस, उसके प्रेजेंट एड्रेस आपको अगर वही सेम है तो ठीक है, नहीं प्रेजेंट एड्रेस पे जहाँ रह रही वो आपको डालना होगा। फिर सेव करके नेक्स्ट पे चले जाना है। कैंडिडेट डिटेल्स, अदर नेशनल्स के लिए यहाँ पे डलेगी। जब अन्य किसी देश का है, तिब्बत, ITB, नेपाल, भूटान का है तो उनको यहाँ पे डिटेल प्रोवाइड करनी पड़ेगी। फिर नेक्स्ट पेज पे चले जाएगा। नेक्स्ट पेज डिक्लेरेशन आएगा, आई एग्री करके इसको फाइनल सबमिट कर देना है और आपका ये डिटेल फिलअप हो जाएगी। अब पार्ट 2 में क्या है, पार्ट 2 में जब आपका एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट हो जाएगा तो उसमें आपको क्या करना है, रिसेंटली का एक फ़ोटोग्राफ होना चाहिए। जो एप्लीकेशन है, जो फॉर्म द डेट ऑफ एप्लीकेशन,
जो आपकी जो जिस डेट, जैसे 1 जनवरी से आप 1 नवंबर से आपका ये पब्लिकेशन हुआ था, उसी टाइम का फ़ोटो होना चाहिए जो 20 KB से 50 KB के बीच में होना चाहिए। और उसके फ़ोटोग्राफ और सिग्नेचर क्या होना चाहिए, 10 KB से 20 KB के बीच में JPG में होना चाहिए। वो अप्लाई करना है। अगर इससे कम ज़्यादा रहा तो आपका ये रिजेक्ट कर दिया जाएगा फॉर्म। क्वालिफिकेशन एजुकेशन करें लाइक पासिंग ईयर्स और नंबर, JPG नेम, बोर्ड एजुकेशन, ये सब इसमें फिलअप करना होगा। ये नहीं, फिर मार्कशीट ओनली, उसमें आपको बताऊंगा आगे क्या क्या फिलअप करना है। रोल नंबर, रजिस्ट्रेशन नंबर, पासवर्ड, ये आपको आपकी ईमेल ID पे आ जाते हैं नेक्स्ट फॉर्म स्टेप करने के लिए। अप्लाई लिंक, लेटेस्ट नोटिफिकेशन टाइप करेंगे। इसके बाद EWS रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन वर्ड, सर्टिफिकेट आपको अपलोड करने होंगे। NCC सर्टिफिकेट अपलोड प्रोवाइड करना होगा। एज रिलेशन का है तो वो सर्टिफिकेट उसमें अपलोड करना होगा। EWS SC/ST डोमिसाइल सर्टिफिकेट जो भी होगा वो आपको अप्लाई करना है इधर, नहीं तो आपका वो जो माना नहीं जाएगा, आपको जो छूट मिलेगी। देखो एनेक्सर 2 आ गया है। आप कैंडिडेट का आपका नाम, कैटेगरी नेम, फादर नेम, मदर नेम, डेट ऑफ बर्थ, ये एनेक्सर 2 में आएगा। एज आ गई, आपकी एज कितनी होगी, जैसे 1 जनवरी 2024 तक कितनी एज हो जाएगी, तो वहाँ डेट ऑफ बर्थ डाला था, इससे अनुसार आ गई। जेंडर मेल, कैटेगरी आ गई है आपकी, नेशनलिटी आ गई है, मार्क, विजिबल आइडेंटिफिकेशन मार्क आ गया, मैट्रिकुलेशन कौन से बोर्ड से हुए, ये पूरा आपका डिटेल यहाँ पर दिखाई दे रहा है। फिर नेक्स्ट पेज पे जाएंगे तो आपको यहाँ पर दिखेगा आपका क्या क्या सर्टिफिकेट है, डिटेल भर दिया है, कौन से सेंटर से आपने एग्ज़ाम पास किए हो, सेंटर क्या था, मीडियम क्या था, कंप्यूटर जो एग्ज़ाम रहेगी वो कौन सी सिद्ध होगी, इंग्लिश में या हिंदी में, वो डिटेल यहाँ पर आपको भरनी होगी। वेरिफिकेशन होगा उसका का हिंदी में, इंग्लिश में, आपकी क्षेत्र के डोमिसाइल्स हैं और उसका डोमिसाइल्स स्टेट का वेरिफिकेशन होगा। उसके बाद डिस्ट्रिक्ट कौन सा है, वेरिफिकेशन डिस्ट्रिक्ट होगा। फिर आपका माइग्रेटिंग स्टेट कौन सा है, वेदर स्टेट UTA ऑर्गेनाइजेशन यू आर डोमिसाइल फील्ड योर एप्लीकेशन, जो आपने सर्टिफिकेट मिला है वहाँ का आपको ये यस करना है, नो कर। UTA ऑर्गेनाइजेशन कौन से UT से आप रहने वाले हैं, डिस्ट्रिक्ट कौन सा है। फिर आपका कैंडिडेट बिलोंग टू मिलिटेंसी नक्सल इफेक्टेड एरिया से है तो वो उसमें भरना पड़ेगा, फिर डिस्ट्रिक्ट भरना पड़ेगा। कैंडिडेट अगर बॉर्डर से करता है, बिलोंग तो बॉर्डर से करेगा, और कौन सी आपको प्रेफरेंस देनी है, मतलब पहले आपको तो वहाँ दिया गया था A में BSF है, C में B में CSF है, C में CRPF है, ऐसे आपको फर्स्ट सेकंड चॉइस आपको सेलेक्ट करनी है, फिर वेरीफाई करेगा। फिर ओरिजिनल पोस्ट डिटेल यहाँ पर आपको दिखा देगा कि आपने किस किस में अप्लाई किया है। एजुकेशन रहेगा इधर, डिटेल एजुकेशन वेरिफिकेशन होगा। फिर पास मार्क ईयर, कौन सी ईयर में आपने पास किया, कौन सी यूनिवर्सिटी से किया, नाम ऑफ यूनिवर्सिटी, रोल नंबर रहेगा, परसेंटेज रहेगा। उसके बाद ये डिटेल जब फिलअप हो जाएगी और एड्रेस आपका एड्रेस आएगा, एड्रेस आपको वेरीफाई कर लेना है, डेट ऑफ बर्थ, मोबाइल नंबर वेरीफाई कर लेना है। उसके बाद फोटोग्राफ और सिग्नेचर आएगा। फोटोग्राफ जो अगस्त से पहले का नहीं होना चाहिए, जो कि 20 KB से 50 KB के बीच में होना चाहिए। फेस मास्क वगैरह नहीं लगाना होना चाहिए। सिग्नेचर जो है 10 KB से 20 KB के बीच में JPG में होना चाहिए। 4 सेंटीमीटर वेट और 2 सेंटीमीटर हाइट होनी चाहिए, नहीं तो एक्सेप्ट नहीं करता है। वेदर फोटोग्राफ हैज़ बीन टेकन टू आफ्टर, और आपने फोटोग्राफ जो 24 अगस्त 2023 के बाद का है तो यस करना है, नहीं तो नो करना है, तो आपको रिजेक्ट हो जाएगा नो करते ही। तो फिर आपको ये डिक्लेरेशन फॉर्म दिखाई देगा, आपको इस पर एग्री करना है, फिर कैप्चा भरना है,
प्रीवियस करना है। इसके बाद आपको यहाँ पर फोटोग्राफ जो है ऐसी साफ़ होनी चाहिए, एक्सेप्ट फ़ोटो जो फर्स्ट वाली है वो एक्सेप्ट रहेगी। उसके बाद अदर वो फ़ोटो एक्सेप्ट नहीं होगी, जैसे एक्स्ट्रा कलर हो गया, टू क्लोज हो गया, केवल हेड का नहीं होगा, ब्लर फोटोग्राफ नहीं होगा, इन्वर्ट उल्टा फ़ोटो डालने से नहीं होगा, टू डार्क भी नहीं चलेगा, विद गॉगल भी नहीं चलेगा, विद स्पेस स्पेक्टल टू स्मॉल भी नहीं चलेगा, फेसिंग साइड से भी नहीं चलेगा, मतलब दोनों कान साइड साफ साफ दिखने चाहिए, आंखें सही दिखनी चाहिए ताकि मैच करने में सही रहे। उसके बाद जो सेंटर सर्विस जो डिफेंस मेंबर हैं जो डिस्चार्ज दे के आ रखे हैं उनके लिए एवनेक्सर फोर्थ भर के लाना कंपलसरी होगा अपना। फोर्स से ये परफॉर्मेंस एम्प्लॉय पर्सनल हैं जो अभी CRPF CAPF में भी सर्विस कर रहे हैं, उनके लिए परफॉर्मा अनेक्सर 4 अपेंडिक्स 5A भर के लाना होगा। फॉर्म अंडरटेकिंग गिवन द कैंडिडेट अप्लाई फॉर द सिविल पोस्ट अंडरटेकिंग एक्स सर्विसमैन कैटेगरी के हैं। तो गाइज यही था, और जो मैं आपको बता रहा था वेरी इंपॉर्टेंट जो है वो क्या है, SSC का एक नोटिफिकेशन आया है, उसमें बोला गया है कि SSC का एक नया नोटिफिकेशन आया है, उसमें बताया है कि जिस कैंडिडेट का, अभी मैं आपको दिखा देता हूँ, इसमें जो मेन अपडेट थी इम्पोर्टेंट नोटिस, देखो ये इम्पोर्टेंट नोटिस अब भी निकाला है, जिसमें बोला है कि हेयर बाय कैंडिडेट दैट जो कि शुड बी देयर ऑनलाइन एप्लीकेशन। मैं आपको फर्स्ट में बता रहा था कि इसका क्या नया नोटिफिकेशन आया हुआ है कि क्लोजिंग डेट जो है 31/12 रहेगी, इसके बाद नोट टू वेट टिल द लास्ट डेट। मतलब ये बोल रहा है कि आप जो अप्लाई है वो 31/12 का वेट ना करें, इससे पहले ही अप्लाई कर दें, ताकि जो आपका फॉर्म है वो पहले ही सबमिट कर दें, ताकि बाद में क्या होता है कि बहुत हैवी वेबसाइट क्या है, बहुत हैवी हो जाती है और हैंग होने लग जाती है, जिससे कि वो आप अप्लाई करने में टाइम लगता है और आप अप्लाई नहीं कर पाते हैं, आपका फीस वगैरह सब कट हो जाएगा लेकिन अप्लाई नहीं हो पाएगा, हैवी बर्डन हो जाता है। इसलिए बोल रहा है कि आप जो फॉर्म है 31 से ना करके आज 1-2 दिन में ही आप फॉर्म अप्लाई कर दें, ताकि आपका जो फॉर्म है टाइमली सक्सेसफुली सबमिट हो जाए। तो गाइज यही था इसमें इम्पोर्टेंट नोटिस दो था। तो मेरा वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना, और कोई अपडेट आएगी तो मैं तुरंत आपको डेट, किसी भी प्रकार की अपडेट आएगी तो मैं आपको एक वीडियो बना के आपको बता दूंगा। अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना। तो हम यही वीडियो को विराम करते हैं, वीडियो काफ़ी लंबा हो गया है। ओके गाइज, और कोई आपको नया नोटिफिकेशन चाहिए तो उसके लिए मुझे कमेंट करना, ताकि मैं आपके लिए नया नोटिफिकेशन वगैरह ला सकूं। तो थैंक यू गाइज, ऑल द बेस्ट।